हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2026 के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जिसके अंदर वो कंसेप्ट हैं जो बार बार पूछा गया है। तो आप अगर देख रहे हैं तो इसको पूरा देखिए और ये 10 क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझिए। मैं इसकी एनालिसिस भी करने वाला हूँ कि कैसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो आप देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A जो गैसियस फॉर्म में है प्लस B ये भी गैसियस फॉर्म में है गिव्स 2D वो भी गैसियस फॉर्म में। इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है 10 किलो जूल पर मोल एंड एंट्रोपी आपको दे रखी है 44 जूल पर केल्विन एट 298 केल्विन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन। आपको स्पॉन्टेनिटी पूछा है और डेल्टा जी का वैल्यू पूछा है। तो डेल्टा जी, आप ये बात तो जानते हैं कि जो डेल्टा जी होता है वो अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर यही डेल्टा जी आपका जीरो आता है तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन होती है, और अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो आता है तो रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो आपको ये देखकर बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या क्या है। तो आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, तो डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी सब नॉट है यानी कि एब्सोल्यूट है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरनल एनर्जी दिया है, हमें चाहिए एंथैल्पी, एंट्रोपी दे रखा है, टेम्परेचर भी हमें दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंथैल्पी निकालेंगे। तो यहाँ है वो कंसेप्ट जो रिपीटेडली पूछा जाता है, तो वो क्या है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वो रिलेशन है जो इंटरनल एनर्जी को रिलेट करता है हमारी एंथैल्पी के साथ, और यही वो रिपीटेड कंसेप्ट है जो बार बार पूछा गया है। देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो पहले हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हमें दे रखा है, किसके अंदर दे रखा है, जूल किलो जूल में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -10 इंटू 10⁻³ माइनस डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी जो होता है वो गैसियस प्रोडक्ट के मोल माइनस में गैसियस रिएक्टेंट के मोल। यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट के मोल देखिए कितने हैं, तो ये 2, और रिएक्टेंट के मोल हैं 2 + 1 यानी 3। तो यहाँ पे हमारा मोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो डेल्टा एन जी हमें आ गया, हमारे पास आ गया है, वो है -1 इंटू आर की वैल्यू आपको दे रखी है 8.31 इंटू में टेम्परेचर आपको दे रखा है 298 केल्विन। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच जो है वो आपके पास कुछ निकल के आएगा -12.47 जूल पर मोल, 47 जूल पर मोल, 47 जूल पर मोल। तो यहाँ से आ गया डेल्टा एच। अब आप देखिए डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। डेल्टा एच को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, ये तो एंट्रोपी नेगेटिव में है ही, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हमारा ये नेगेटिव नेगेटिव अगर पॉजिटिव हो जाता है तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, वो अगर पॉजिटिव हो जाता है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर इस वैल्यू से ज्यादा आ गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, या इस वैल्यू से कम आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन टेम्परेचर और एंट्रोपी का, इन दोनों का, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इससे कम आया तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये जो है आ गया है हमारे पास -12.47 माइनस टेम्परेचर है 298
इंटू में -44, ये जूल में दे रखा है तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये किलो जूल में आया है, यहाँ याद रखना है किलो जूल में। तो ये आ गया 10⁻³ जूल। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा -12.47 प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये आएगा 13.112 किलो जूल। तो इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो आएगी 0.6356 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे डेल्टा जी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया यानी कि हमारा जो आंसर है वो ये आएगा सी। और रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा है, एक ये है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, और कंसेप्ट एक ये है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर इक्वल टू जीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। तो ये है वर्क डन ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस at 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमोस्फियर टू 10 एटमोस्फियर इज। चलिए देखिए वर्ड यहाँ पे पढ़िए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन। यहाँ है कंसेप्ट रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन का वर्क डन, जो क्या होता है, W ऑफ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला, ये रिलेशन याद रखना है, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये होता है आइसोथर्मल एक्सपांसन। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसके लिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट, T इक्वल टू कांस्टेंट, तो जो हमारा प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो यहाँ पे अगर P1 रखूँ तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल V1। तो इस फॉर्मूला को अगर प्रेशर के टर्म में लिखना है, क्योंकि हमें प्रेशर दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखूंगा, -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ये प्रेशर की टर्म में मैंने फॉर्मूला लिख दिया। बस अब सिंपली सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा -2.303 n। मोल्स कितने हैं, 1 इंटू में आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2, यानी कि 2 कैलोरी वाली लेनी है। टेम्परेचर कितना देगा, 25 प्लस 273.3, यानी कि ये हो जाएगा 298.15 प्रेशर लॉग। स्टार्टिंग का प्रेशर कितना दे रखा है, स्टार्टिंग का प्रेशर आपको दे रखा है 20 एटमोस्फियर, और पी फाइनल कितना है 10 एटमोस्फियर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20/10, जो कि कट जाएगा 2 हो जाएगा, और इस पूरे के बराबर 0.3010 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2.303 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 298.15 इंटू में 0.3010। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा माइनस में 413.14 कैलोरीज। अब देखिए मान लीजिए कि सर कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप क्या करोगे, आप याद रखोगे कि एक्सपांसन का जो वर्क डन है वो नेगेटिव आता है। सही है, एक्सपांसन का वर्क डन अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो आंसर नेगेटिव में सिर्फ एक ही जगह पे दे रखा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 1, यानी कि ए को आपको मार्क करके चले आना है। तो याद रखिएगा ये कंसेप्ट है सेकंड कंसेप्ट जो मोस्ट रिपीटेडली पूछा जा रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन ऑकेशनली रिपीट होता है, जो क्वेश्चन है वो ऑकेशनली रिपीट होता है, पर जो कंसेप्ट है वो बार बार रिपीट होता है। तो याद रखिएगा कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। इफ अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच इज 13 किलो जूल पर मोल एट 450 Kelvin, the value of delta S of reaction is in joule per Kelvin per mole, for which the same reaction will be spontaneous at the same temperature is। चलिए तो हमें दे क्या रखा है, तो हमें सिर्फ ये दे रखा है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर दे रखा है। आपको ये पूछ रहे हैं
कि जो हमारी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर इज। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन इसी टेम्परेचर पर कैसे स्पॉन्टेनियस बनेगी? तो देखिए ध्यान से, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मैंने अभी पढ़ा है डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि हमारा जो रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आना चाहिए लेस देन 0। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब अगर मैं इसको उस तरफ लेके चला जाऊँ, ये डेल्टा जी और डेल्टा एच को, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो आना चाहिए डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन टी के। ये डेल्टा जी 0 हो गया, उस तरफ ले गए, डेल्टा एच जो है उस तरफ गया प्लस में, और उसके डिवाइड में आ गया ये हमारा टेम्परेचर, क्योंकि ये नेगेटिव साइन था तो यानी कि ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो है आप इसको सब्सटीट्यूट करें अब वैल्यू को, तो डेल्टा एस जो है ग्रेटर देन होना चाहिए जो हमारे को दे रखा है 30 किलो जूल डेल्टा एच, यानी कि 30,000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना दे रखा है? 450 केल्विन, यानी कि ये जो है वो इक्वल आएगा 66.67 जूल पे। ये जो है वो इक्वल आएगा 66.67 जूल के। यानी कि अगर ये रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा एस जो है वो आना चाहिए 66.67 से ग्रेटर, यानी कि 66.67 से ग्रेटर, यानी कि ये पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत लेस, तो ये दोनों में से आना चाहिए, पर यहाँ पे -70 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा बी। चलिए, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, ये बहुत देखिए रिपीटेडली पूछा गया है। डेल्टा जी का रिलेशन टेम्परेचर और डेल्टा जी का रिलेशन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के साथ। समझ में आया कि नहीं? रिपीट कर रहा हूँ, देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 3 डेल्टा एस। डेल्टा जी को उस तरफ भेजते के साथ ये 0 हो गया, डेल्टा एच जो है उस तरफ गया, प्लस में आ गया। अब ये टेम्परेचर जो माइनस में था उस तरफ गया, डिवाइड में ये माइनस उस तरफ गया, यानी कि डेल्टा एस जो है ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन टी आएगा। और ये अगर ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन टी, तो इसका वैल्यू जो है वो कितना है? 66.67, यानी आंसर जो आना चाहिए डेल्टा एस के लिए वो कितना कितना आना चाहिए? 66.67 से ज्यादा, वो भी प्लस में, तभी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, वरना रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, नीट 2019 क्वेश्चन कह रहा है an ideal gas expand isothermally from 10 raised to minus 3 meter cube to 10 raised to minus 2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 raised to 5 Newton per meter square. The work done on the gas is। अब समझिए, आइसोथर्मल तो बोला है सर, आइसोथर्मल यहाँ पे बोला है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं। क्यों लगेगा नहीं? तो हमारे पास थर्मल के साथ रिवर्सिबल वर्ड का होना जरूरी है। यहाँ पे रिवर्सिबल दिया गया ही नहीं है, यानी कि ये फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला नहीं है। W इज इक्वल टू -2.303 NRT log V2 अपॉन V1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो सर कौन सा वाला लगेगा? तो देखिए यहाँ पे कह दिया गया है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन फाइंड करना बोल दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है जो है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सर ये फॉर्मूला ही क्यों लगा? तो सोचिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है तो एक्सपांशन यहाँ पे इनिशियली इक्विलिब्रियम आएगा या फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि इस केस में सिंपली जो रिएक्शन होगी वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला यही है हमारे पास। तो W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। अब देखिए यूनिट के साथ खेला है सर, हम पढ़ते थे कि हमारे पास यूनिट जो है वो पी एक्सटर्नल हमारे पास एटीएम में दे रखा होता था, एटीएम, और जो हमारा वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखा था। तो हम ये निकाल लेते थे W,
और फिर वो जो आता था वो लीटर एटीएम में आता था, और 1 लीटर एटीएम जो होता था वो होता था एक 101.3 जूल के इक्वल। तो फिर हम इसको यूनिट कन्वर्ट कर लेते थे। पर यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा ही पता है तो ऐसा ही यूनिट सिस्टम पता है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। आपको जो दे रखा है वो सारी के सारे ऐसा यूनिट्स में है। देखिए कांस्टेंट प्रेशर ये नैनोमीटर, न्यूटन पर मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर में अगर चीज दे रखी है यानी ये पास्कल हो गया। ये क्या हो गया? पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट है किसका? प्रेशर का। प्रेशर 1 पास्कल 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये पास्कल ऐसा यूनिट। वॉल्यूम भी देखिए ऐसा यूनिट में है, मीटर क्यूब, यानी कि फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻², यानी कि ये हो गया हमारा 10⁻² माइनस 10⁻³ जो आंसर आएगा वो आंसर आपको सीधा किसके अंदर मिलने वाला है? तो वो आंसर आपको सीधा मिलने वाला है हमारे जूल के अंदर। तो ये हो गया -10⁵ इंटू में 10⁻² और 10⁻³ को कैसे सॉल्व करें? तो देखिए इसको मैं एक काम कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 10⁻² माइनस ये 10⁻, अगर -3 है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। एक काम कर लेते हैं, आगे आगे वाले को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा हो जाएगा, तो ये जो है वो हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻³ माइनस 1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को कॉमन निकाल लेता हूँ। ये हो गया -10⁵ इंटू 10⁻³ और ये हो गया हमारा 10 में से 9 सब्सट्रैक्ट, तो ये हो गया 9 और ये कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे बचा 10⁻², ये आ जाएगा -900, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा जो वो होगा -900 जूल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक कंडीशन बताइए जो रिएक्शन को कोई भी टेम्परेचर पर आप स्पॉन्टेनियस करा सको। तो याद रखिए ये चीज कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, डेल्टा जी का लेस देन 0 होना जरूरी है, और डेल्टा एच का जो है वो लेस देन 0 होना जरूरी है। डेल्टा एच का जो है वो लेस देन 0 होना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सीधा क्वेश्चन है, यहाँ से आप बना सकते हो। तो डेल्टा एच जो नेगेटिव हो, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर है डी। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस। अच्छा ये देखिए एडजॉर्प्शन पहले आपके सिलेबस में था, अभी निकल गया है, फिर भी ये करना सर फिर क्यों जरूरी है? तो ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होगा, कंसेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो देखिए कंसेप्ट क्या था कि जो गैसेस होती है, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? किसी मेटल सरफेस पर गैसेस मॉलिक्यूल का आकर जमा होना। ये एक टाइप ऑफ फिजियोसॉप्शन है, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे क्या होता था, एक लेयर बनता था। तो देखिए गैस जो होगी यहाँ पे ऐसे घूम रही होगी, और जब आके मेटल पर बैठेगी तो ये कैसे रहेगी? ये एक ऑर्डर फॉर्म में रहेगी, यानी जो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ अगर रिएक्शन जा रही है, डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ, तो डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस जो है वो हमारा ग्रेटर देन लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएगी तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, पर डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ आने पर एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, यानी एंट्रोपी जो हो गई वो नेगेटिव आएगी। तो एंट्रोपी अगर नेगेटिव आएगी यानी कि हमारे पास ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो निकल गया। अब देखिए अगर ये मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर थे तो इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, जब आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। भले ही वो वीक वांडरवाल्स टाइप का फोर्सेस होगा, पर फोर्स से बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई यानी हीट जो है वो इवॉल्व होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारे पास डेल्टा एच जो है वो क्या आएगा? तो डेल्टा एच भी जो है हमारा नेगेटिव आएगा,
तो डेल्टा एच भी जो है हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, यानी कि ये हो गया हमारा बी वाला। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर मान लीजिए आपको पूछ ले डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के लिए डेल्टा एस और डेल्टा जी डिफाइन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन हम कराते हैं प्रोटीन का, तो क्या करना है, तो हमें बाहर से हीट देना पड़ता है। बाहर से हीट देने के बाद क्या होगा, तो बाहर से हीट देने के बाद वो जो उसका ऑर्डर्ड फॉर्म है वो डिसऑर्डर फॉर्म में जाएगा, यानी ऑर्डर से डिसऑर्डर, ऑर्डर से डिसऑर्डर, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एंट्रोपी इंक्रीज, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। पर बाहर से हीट दे रहे हो, यानी कि रिएक्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एस, डेल्टा एच क्या हुआ था, डेल्टा एच जो हो गया वो ग्रेटर देन जीरो। ऐसे कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर एनर्जी सेम हो, ऐसा कब बताया जा सकता है। तो देखिए आप एनर्जी प्रोफाइल में इस तरफ आती थी एनर्जी, इस तरफ आता था रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ हम ऐसे एक ग्राफ प्लॉट करते थे ऐसे करके। तो ये कब वैलिड है, जब ये लाइन, यानी कि ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये जो है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये दोनों इक्वल आ जाए। और ऐसा होगा, ऐसा होने पर हमारा रिएक्टेंट में से माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी करने पर हमें जो वैल्यू मिलती थी वो रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू थी, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये दोनों का डिफरेंस जीरो आए तो डेल्टा एच भी क्या आने वाला है, डेल्टा एच भी आपका जो है वो जीरो आने वाला है। तो ये आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, ये याद रखना है। अगर ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हुई तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर, तो ये डेल्टा एच जो है वो क्या आएगा, डेल्टा एच, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट की एनर्जी से। प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा है तब छोटे में से बड़ा बात करने पर आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होने पर प्रोडक्ट से, तो जो हमारा डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये है वो रिपीटेड कंसेप्ट जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 1.434 किलो जूल, किलो कैलोरी पर मोल। तो हमारे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है, द मोलर एंट्रोपी चेंजेस फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालना आता है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल होता था, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन में टेम्परेचर। क्योंकि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, एंट्रोपी का फॉर्मूला था क्यू, रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में जितनी हीट इवॉल्व हुई या जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, तो उसी को हम एंट्रोपी बोलते थे। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एच फ्यूजन दे रखे, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखे, जहां जहां आपको ये डेल्टा एच दे रखा हो उसको क्यू मान के चलना है और अपॉन में टेम्परेचर कर देना है। ये कब वैलिड है, जब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे हो, ये याद रखना। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि रिवर्सिबल होनी चाहिए। चलिए तो अब बस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एस जो है वो हमारा हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू जो हमें दे रखी है 1.435 इंटू में 10⁻³ अपॉन में टेम्परेचर कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। तो ये आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे 5.26 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 5.26, यानी कि हो जाएगा आंसर नंबर सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है तीन रिएक्शन दे रखी है ये वाली, इन तीनों रिएक्शन में आपको बोला है इन तीनों रिएक्शन को जोड़ के मैंने एक फोर्थ रिएक्शन बनाई और उसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा। तीनों की एंथैल्पी चेंज आपको दे रखी है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ तीनों रिएक्शन को। 1/2 ऑफ ए गिव्स बी, इसके लिए आपको डेल्टा एच दे रखी है 150। दूसरी रिएक्शन 3b गिव्स टू सी प्लस डी, इसके लिए डेल्टा एच आपको दे रखा है माइनस का 125। ये सारी किलो जूल पर मोल में, सही। ये थर्ड वाली रिएक्शन ई
प्लस ए गिव्स 2D। इन तीनों को जोड़ के रिएक्शन बनाई, फोर्थ बी प्लस डी गिव्स ई प्लस 2C। इसके लिए डेल्टा एच आपको था 350 और इसके लिए डेल्टा एच आपको निकालने का बोला। चलिए, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2B है, यहाँ पे 3B है, यहाँ पे 1B है और यहाँ पे मुझे B चाहिए, तो फर्स्ट वाला रिएक्शन जो है, फर्स्ट वाली रिएक्शन वन को अगर मुझे इन दोनों को जोड़कर अगर मुझे B बनाना है, यहाँ पे एक B रहना चाहिए, तो इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से। इस वाली रिएक्शन को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, यानी रिएक्शन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और दूसरी वाली रिएक्शन को ऐड कर लेता हूँ प्लस रिएक्शन नंबर 2 को ऐड कर लिया। अब देखिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ 3B से 2B कट जाएगी, यानी कि एक A बचेगा और यहाँ पे एक A है, पर मुझे जो टोटल रिएक्शन है उसके अंदर A नहीं दिख रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाली रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। रिएक्शन 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अगर आप रिएक्शंस को ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्योंकि डेल्टा एच जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ भी अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस नंबर से डिवाइड करोगे तो उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी ऐड करना पड़ेगा। जो जो आप ऑपरेशन रिएक्शन पे करोगे वो ऑपरेशन आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाली एंथैल्पी को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में सेकंड वाली एंथैल्पी को ऐड करना पड़ेगा -125 और माइनस करना पड़ेगा 350। तो ये हो जाएगा आपका 350 माइनस में ये हो गया 475 और इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कुछ निकल के आएगा -175। तो ये आ गया हमारा किलो जूल पर मोल में। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिएक्शन को ऐड करके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर होने वाले इफेक्ट के ऊपर। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड हमारा कंसेप्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार आपको पूछा गया है। फ्री एक्सपांसन देखिए 3 चीजें याद रखिए। एक वर्ड होता है फ्री एक्सपांसन, एक लिखा होगा एक्सपांसन इन वैक्यूम, और एक लिखा होगा एक्सपांसन इन रिजिड कंटेनर। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, फ्री एक्सपांसन में आपका एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा, यानी कि कोई बाहर का प्रेशर है ही नहीं जिससे जो हमारी गैस एक्सपांड हो रही है उस पर लगने वाला प्रेशर है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल 0, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल 0, डेल्टा वी को मल्टीप्लाई करेगा 0, तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्सपांसन इन वैक्यूम, यहाँ पे भी पी एक्सटर्नल होगा 0 के इक्वल, और अगर ये 0 के इक्वल हो गया यानी कि हमारे यहाँ पे भी वर्क डन क्या आएगा, 0। और यहाँ पे रिजिड कंटेनर में अगर आपको एक्सपांसन बोले तो डेल्टा वी जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो एक्सपांड तो करे पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम में चेंज 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे वी 0 होने की वजह से डब्ल्यू 0 आएगा। इन तीनों केसेस में वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन 0 आएगा। तो आपको फ्री एक्सपांसन बोला है तो डब्ल्यू क्या आ गया, 0, डब्ल्यू 0, तो ये वाला गया डब्ल्यू 0 3 में दे रखा है। अब आपको बोला है करेक्ट ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक वर्ड आ गया, यानी कि Q इक्वल टू 0, यहाँ पे नहीं है Q इक्वल टू 0, इन दोनों में Q इक्वल टू 0 दे रखा है। अब देखिए Q इक्वल टू 0, तो Q क्या होता है, Q जो होता है वो हमारा होता है Q इज इक्वल टू एन सीवी dt। अगर Q 0 है, अगर Q 0 है तो हमारा मान लीजिए 1 मोल है, आइडियल गैस 1 मोल है, तो CV क्या होता है, CV जो होता है वो हमारा
इंटरनल एनर्जी के इक्वल आएगा NCV/dt, इंटरनल एनर्जी के इक्वल आएगा। NCV/dt का फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV/dt, यानी कि इंटरनल एनर्जी के बराबर। डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV/dt, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। क्यू जीरो यानी इंटरनल एनर्जी जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो यानी कि टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जीरो। टेम्परेचर में होने वाला चेंज भी क्या होगा, जीरो। तो यानी कि क्यू जीरो डेल्टा टी भी हमारा क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs जो आपको हेल्प करेंगे, 10 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपकी नीट 2026 के लिए। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए ऐसे तो आप कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर बनाऊं। चलिए।